औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है मुख्तलिफ सिचुएशंस को डील करने के तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे। और सेकंड ये कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और हमारा चैनल किसी भी आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो अगर आपको पसंद आता है तो उस सूरत हाल में आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें दीजिएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। देखें जी, हमारे पास बड़े गौर से लेक्चर्स को आप सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हासिल होगा। नेक्स्ट ये देखें जी, ये हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हैं, जिसमें ऑर्डर जो सा है वो डेरिवेटिव्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उनका सेम नहीं होता, उसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। d माइनस डी डैश प्लस 2 d प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू जी इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 हमारे पास लिखा गया जी। इसको सवाल को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये दो फैक्टर हैं d माइनस डी डैश प्लस 2 और d प्लस डी डैश माइनस 1। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने आता है जी। इसको यानी इस सवाल को जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। सेकंड, फिर मैंने कहा डी का जो ऑपरेटर्स है, इसकी ये किसका जो है नोटेशन है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू x2 है। डी डैश की जो नोटेशन है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू y2 है। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू x है। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू y, ये साथ 3 कॉन्स्टेंट है -2g, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आप इस नोटेशन से वाकिफ़कार हैं, तो इस सवाल को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। फिर मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि आपके पास ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में जी आए, उसकी जगह यू आ सकता है, यानी यहाँ यू आ सकता है, इधर यू आ सकता है, और यहाँ पे जितनी जगह भी जी लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक इन सवाल में, यहाँ सब जगह यू भी आ सकता है। तो तब भी हमारा सवाल करने का तरीक़ेकार को डिफरेंट नहीं होगा, वही होगा जो हम जी के लिए करेंगे वही हम यू के लिए करेंगे। सेकंड, हम यहाँ पे ना एक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर कुछ जो सी हैं नोटेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रखी हैं बुक्स के ऑथर्स ने, कि भी आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को आर कहेंगे और माइनस टी, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा अपने लेक्चर में कि ये टी पी क्यू और ये क्या चीज़ है। तो आपको ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, यानी इसके फॉर्मेट जो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 वे हैं जिनके ज़रिए ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। मैंने इस तरह किया कि मैंने सवाल अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा, मुझे इसी फॉर्मेट की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन अगर ये फॉर्मेट आ जाता या इससे नीचे जो भी फॉर्मेट आ जाता तो मुझे सबसे पहले इसकी जो है फैक्टराइजेशन करनी थी। अगर डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी प्लस 3d डैश माइनस 2 आता तो मैं इसके फैक्टर बनाता, जो कि ये फैक्टर बनने थे। आपको इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बनाकर भी दिखाए गए हैं। उसके बाद जी हम यहाँ पे इसके तहत ही काम कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास आ गया, इसका ये फॉर्मेट लिखकर मैंने काम शुरू कर दिया। आप इस देख सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में आ जाए या आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाए क्वेश्चन, यानी कि आपके पास चाहे इस फॉर्मेट में आ जाए, इसमें आ जाए, तो फिर ये फैक्टर आप वहाँ से देख के बना सकते हैं पिछली वीडियो में से। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका लिखना है d माइनस डी डैश प्लस 2, तो मैंने ये देखना है कि इसके अंदर d की पावर भी 1 चाहिए, फैक्टर में d डैश की पावर भी 1 चाहिए, और साथ ही कांस्टेंट चाहिए। जिस तरह कि पिछले लेक्चर में भी कहा था, जो कांस्टेंट होगा उसका साइन चेंज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा साइन चेंज करना है, d माइनस डी डैश प्लस 2 की मदद से हम जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हिस्सा लिख रहे हैं। तो साइन चेंज किया, +2 -2 आ गया, और इसको e रेज़ टू -2x के साथ लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास ये याद रखिएगा कि d डैश का जो कोफिशिएंट होगा उसको भी साइन चेंज करेंगे। d डैश का कोफिशिएंट है -1 d डैश, तो हम इसको +1 कर देंगे, +1 और साथ x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1x और साथ y लिख देंगे, y + 1x, और इसको ब्रैकेट में करने के बाद फाई के साथ लिख देंगे, और फाई का इंडेक्स जो मर्जी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया।
उसके बाद फिर मैंने इसके साथ किया। इसमें भी याद रखिए कि डी का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। डी डैश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि वो उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो, अदर देन 1 भी हो जाए, 0 भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कांस्टेंट जो है वो भी आपके पास 1 2 जो एनी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे देखें ये डी का कोफिशिएंट 1 है और डी डैश का कोफिशिएंट बाई चांस है कि दोबारा हमें 1 मिल रहा है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 के साथ डील करते। ये -1 है कांस्टेंट हमारे पास। तो डी प्लस डी डैश -1 के अंदर आपने जो है e⁻+1x पहले इसकी साइन चेंज की कांस्टेंट की और वो एक्सपोनेंशियल की पावर बना दी e⁻+1x और फिर उसके बाद ये +1 था इसको -1x कर दिया y -1x और phi2 हमारे पास आ गया, इंडेक्स phi2 लिख दिया। जिस तरह हमने यहाँ किया था सेम यहाँ पे किया हमने कि आपने इसका साइन चेंज किया -1x और साथ y लिखा y -1x। y के साथ हम कुछ नहीं चेंज करते, सिर्फ x के साथ चेंज करते हैं। कभी यहाँ अगर +2 होता तो y -2x आ जाता साइन चेंज करने के बाद। +2 की अगर होता तो y -2x आ जाता। y पे हमारा कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा है। उसके बाद ये आगे हमारे पास ये है इस सवाल के इस फैक्टराइजेशन के मुताबिक। उसके बाद ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो आ गया, जो कि हमारे पास एक आसान टारगेट था। अब क्योंकि पिछले लेक्चर्स के मुताबिक ये आसान हमारे पास है तो पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चंस को ऐसे भी हम लिखते हैं PDE। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर लिया, जिस तरह कि ये देखें आपके सामने हम कर देते हैं कि ये थी, इसको d - d'+2 और d + d'-1 इसका रेसिप्रोकल हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ये हमने यहाँ पर लिखा नहीं, ये हमारे पास 1/, ये और साथ ये कैसे लिखा, ये हमने ऐसे लिखा कि जो भी राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा होता है इस सवाल के अंदर, जो ये हमारा सवाल था, इस सवाल के अंदर ये राइट हैंड साइड थी e⁻x - x² +3 हमारे पास। ये राइट हैंड साइड सारी हमने इस रेसिप्रोकल के साथ लिख ली, जो हमने रेसिप्रोकल यहाँ पे बनाया था। अब हम यहाँ पे ये लिखा गया। अब फिर उसके बाद आप यूँ समझें इसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस ये 1/3 था फॉर एग्जांपल, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि ये ऑपरेटर्स हैं और ये हमारे पास इस तरीके से अमल करते हैं, इन्वोक करते हैं, कि इन्वोक का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/d - d'+2। ये देखें d + d'-1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट आ गया। फिर इसको 1/d - d'+2 इंटू d + d'-1 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। और जब हमने 1/d - d'+2 d + d'-1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। हमने इसका नाम I1 रखा, इसका नाम I2 रखा और इसका नाम जो है वो हमारे पास I3 रखा। इसके अंदर मैंने माइनस जो है वो साथ नहीं ली। एक एक करके हम इन सारे सवालों को हल करते हैं। ये क्वेश्चन अगर गौर करें कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल इन x और y का क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट का क्वेश्चन है। यानी ये हमारे पास, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं इसको दोबारा आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर कि भाई आप ये देखें, ये सवाल है ना हमारे पास, ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ये 3 क्वेश्चंस में अगर आपके पास ये 2 ना होते तो तब भी I1 सिर्फ हम मालूम करते, अगर ये 2 ना होते। और अगर आपके पास ये 2 ना होते यानी कि तो आपके पास सिर्फ -x² y I2 मालूम करते। और अगर आपके पास फर्स्ट 2 ना होते यानी कि ये सिर्फ कांस्टेंट होता इसकी राइट साइड पर, यहाँ से लेके राइट साइड की बात कर रहा हूँ, ये सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक +3 लिखा होता, या यानी कोई रियल नंबर लिखा होता है। 3 ज़रूरी नहीं है, एनी रियल नंबर 0.1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो आपने I3 हल करना था। और अगर ये 2-2 करके हल होते, यानी ये सिर्फ ये 2 होते तो फिर इसे I1 इसे I2 करके हल करते। और अगर आपके पास क्या कहते हैं ये 2 होते तो हमारे पास इसे यानी इसको हम इसको हल करते हैं और इसको हल करते हैं। और इसी तरह आगे आप जितने भी कम्बिनेशन बना सकते हैं। ये डिफरेंस है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का, पॉलिनोमियल का और कांस्टेंट्स का हमारे पास। तो हम इसको हल कर सकते थे अलग-अलग सवाल बनाकर, और उसके बाद एक से ज़्यादा सवाल यानी कि हम इस सवाल के अंदर हल कर रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, आपके पास ये आ गया जी I1 ये, I2 ये और I3 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जी हम इसको हल करते हैं। पहले हमने I1 का डिसाइड किया, जिसे मर्जी पहले हल कर सकते हैं। पहले बात सुन लें, I1 मैंने इसको कहा, ये देखें I1 मैंने इसको लिख दिया, बाद में मैं दूसरे बाकी I2 I3 को हल करूँगा। तो ये हमने यहाँ पे हल किया। तो आपके पास ये हमारे पास है, इसमें क्या होता है
अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं, नहीं लिए तब भी मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, लिए हैं तो बेस्ट है, फिर तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल के अंदर हमारे पास ये होता है कि एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं और सिंगल डी की वैल्यू रखते हैं, स्केयर की वैल्यू नहीं, सिंगल डी कह रहा हूँ मैं, सिंगल डी की वैल्यू 1 जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ये 1, और इसकी साइन भी चेंज नहीं करते, एक्स के कोफिशिएंट्स की जो साइन होती है वही लिख देते हैं। और डी डैश की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं कि जो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट होता है जो कि -1 है, जिसकी जो साइन होती है वो डी डैश, जो भी साइन हो वो डी डैश वो ही लिखते हैं -1, तो डी डैश इज इक्वल टू -1 हमारे पास है। अगर यहाँ 3x + 2y होता तो x का कोफिशिएंट 3 होना था तो d की वैल्यू 3 हो जानी थी, और +3y होता फॉर एग्जांपल तो d डैश की वैल्यू +3 हो जानी थी। फिलहाल ये हमारे पास ऐसे है जी, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे रख देंगे। अब दो तरीक़ेकार थे जी यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं तब भी जवाब वही आएगा। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में ये d = 1 और d डैश = -1 रखें तब भी आपका जवाब चेंज नहीं होगा। फ़िलहाल ये मैंने इसी प्रोडक्ट के अंदर रख दी, d की वैल्यू 1, d डैश की वैल्यू -1 और +2 लिखा, d की वैल्यू 1 और d डैश की वैल्यू -1, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ -1 लिखा, और ये चीज़ ऐसे ही आ जाती है e⁻x - y। उसके बाद ये हमने सिंपलीफाई किया, यानी आपने देखा तो ये 4 आ गया, ये आपके -1/4 e⁻x - y हमारे पास आ गया। एक ये जवाब I1 हल हो गया। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये सिर्फ कि अगर ये e⁻x होता तो इसके अंदर तो y नज़र नहीं आता, तो इसको हम x + 0y लिखते, तो इसमें d डैश की वैल्यू 0 हो जानी थी, x + 0y। अगर फॉर एग्जांपल e⁻x होता, या हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं ये होता आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर y होता, y, तो फिर आपके पास x की, इसको फिर यूँ लिखते हैं y को 0x + y, और अगर माइनस होता साथ तो e⁻0x - y लिखते। अगर ये सिंपल e⁻y होता तो y की कोफिशिएंट -1 होना था, d डैश की वैल्यू -1 हो जानी थी, और 0x x का कोफिशिएंट बनना था, d की वैल्यू 0 हो जानी थी। अगर ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये सिंगल भी आ सकते हैं। एक्चुअल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये e⁻3x आ जाए और आगे y आए ना, तो e⁻3x + 0y लिखेंगे, और x के कोफिशिएंट जो है वो 3 होना था, d की वैल्यू 3 हो जानी थी, और y की चूँकि वो 0y होना था, d डैश की वैल्यू 0 हो जानी थी। आगे आप x जितनी मर्ज़ी आप इसके अंदर जो है इसके अंदर डिड्यूस कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ लिखी जा सकती हैं। आगे जी हम I1 के कर लिया, अब मैंने ना I2 को हल करना था। I2 मेरा ये था, लेकिन मैंने I3 को हल करने का फ़ैसला किया। जिसे मर्ज़ी पहले हल कर सकते थे, मैंने I3 को, क्योंकि I3 ज़रा आसान सा है, I2 में काफ़ी डिस्कशन है, तो I3 में हमने ये लिखा, ये कांस्टेंट 3 लिखा। ये देखिए यहाँ पे 3 था आपके पास, ये 3 था, और ये हमने यहाँ पे ये 3 था, और ये हमने यहाँ पे 3 लिखा। 3 के साथ मल्टीप्लाई 1 कर दें तो इसको e⁻0 यानी मल्टीप्लाई 1 को ऐसे लिख सकते हैं, e⁻0 = 1, और फिर e⁻0 को हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻0x + 0y। वो हमने लिख दिया। क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया कि x का कोफिशिएंट हमें चाहिए ताकि हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। हमें y का कोफिशिएंट चाहिए, 0y इसलिए लिखा कि y का कोफिशिएंट चाहिए ताकि हम d डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो x की वैल्यू, तो d की वैल्यू 0 आ गई और d डैश की वैल्यू भी 0 आ गई। ये यहाँ पर हमने पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 2 आ गया, ये भी d की वैल्यू 0, d डैश की वैल्यू 0, -1, तो -3/2 आ गया, और ये 1 हो जाएगा e⁻0x। अब हम I3 जो है I2 हल करेंगे। I2 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास I3 का आंसर मैं आगे जाके लिख दूँगा। ये देखें, ये I3 है, इसमें मैंने माइनस नहीं ली क्योंकि मैंने I2 है, ये I2 1/d - d डैश +2 × d + d डैश -1, ये I2, तो मैंने नेगेटिव नहीं ली, ये मैं बाद में इसको साथ ले लूँगा। तो करते हैं जी इस सवाल को ज़रा देख। ये देखें जी, ये तो I3 का आंसर आ गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि -3/2 आएगा। इसका नंबर 4 कर दिया। उसके बाद आगे हमारे पास ये I2 कर दिया। यही इंपॉर्टेंट है, यानी ये सवाल इंपॉर्टेंट है।
हमारे पास I2। ये सिंगल भी सवाल आ जाता ना तब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये सवाल। अब ये देखें जी, इसमें एक तो सेकेंड ये देखें एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाई है। पहले तो हमने ये किया, जब भी पॉलिनोमियल आएगी याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल में हम फैक्टराइजेशन के ऊपर काम नहीं करते। ये फैक्टर हैं d माइनस डी डैश प्लस 2 इंटू डी प्लस डी डैश माइनस 1, ये दो फैक्टर हैं, इनके साथ नहीं काम करेंगे जब भी पॉलिनोमियल आएगी। पॉलिनोमियल से मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर x5 x6 आ जाए, या इसी तरह y4 y6 y2 और कोई भी y की पावर आ जाए, या उनकी प्रोडक्ट आ जाए, जैसा कि यहाँ प्रोडक्ट आई हुई है एक्स स्क्वायर y, x और y की। तो हम इसको कभी भी इसके फैक्टर पे जो डिनोमिनेटर में है उसको ख़त्म करेंगे। अगर वो पहले से ख़त्म है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ख़त्म नहीं है तो हम इसको ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे इन फैक्टर्स को? हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें डी का स्क्वायर, पहले इसे प्लस डी डी डैश और फिर उसके बाद माइनस डी हमारे पास आ गया, फिर माइनस डी डैश से मल्टीप्लाई किया तो माइनस डी डी डैश आ गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई किया डी डैश का स्क्वायर आ गया, माइनस डी डैश का स्क्वायर, फिर माइनस डी डैश को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस डी डैश आ गया। उसके बाद प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2d डैश माइनस 2, ये हमारे पास लिखा गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, डी का स्क्वायर हमारे पास एज इट आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं माइनस डी डैश का स्क्वायर हमारे पास ये लिखा गया। आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर डी लिखा, माइनस डी और प्लस 2d प्लस 1d हमारे पास आ गया। उसके बाद डी डैश प्लस डी डैश और प्लस 2d डैश प्लस 3d डैश आ गया। आगे हमारे पास ये कांस्टेंट आ गया -2 हमारे पास। तो ये पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखी गई। ये देखें इसका जवाब जो है वो ये हमने लिख दिया। याद रखिएगा कि ये हमारे पास नीट वर्क है। उसके बाद फिर हमने देखें एक बात याद रखिएगा, अब हमने यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में से ना पॉलिनोमियल में से कोई कॉमन लेना है। अब वो कॉमन जो है ना, मैं कांस्टेंट को, अगर कांस्टेंट हो पॉलिनोमियल में, जैसा कि यहाँ पे कांस्टेंट है -2, ये -6 भी हो सकता है, प्लस 3/2 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, जो भी हो वो कांस्टेंट को आपने कॉमन जो है वो यहाँ पे ले लेना है। तो आपके पास देखें जी हमारे पास जो है कॉमन लेते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर। अगर आपने ये ना कांस्टेंट लिया कॉमन तो आपको बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक स्टेप कर लिया था गलत, तो मैं वो आपके सामने शो कर भी देता हूँ कि अगर आप कांस्टेंट कॉमन नहीं लेते, आप लेते हैं जी यानी असल टारगेट क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। असल टारगेट ये है कि हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि ये पावर जो है -1 करना चाहते हैं। उसके बाइनोमियल सीरीज़ आपको याद होगा तो पहला जो है 1 होता है, दूसरी टर्म जो है वो x मान लेते हैं या कुछ भी मान लें। फ़िलहाल ये 1 हासिल करने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं इस पॉलिनोमियल में। मतलब मैंने डी स्क्वायर इसको कॉमन ले लिया, देखें जी 1 आ गया, माइनस डी डैश का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस डी ओवर डी 1/d आ गया, फिर उसके बाद 3d डैश ओवर डी स्क्वायर और प्लस -2 ओवर डी स्क्वायर। अगर आप इसको यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर 1 ज़रूर आया, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया कि ये ऑपरेटर ना हमारे पास आसान नहीं होता है इसको ऑपरेट करना, डी डैश का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ये एक नया ऑपरेटर आ गया। इसी तरह हमें ये भी आसान नहीं होता, डी डैश ओवर डी स्क्वायर नामुमकिन नहीं है, लेकिन अब मुश्किल में डाल देंगे हम अपने आप को। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस तरीके से कॉमन नहीं लेना। अगर आप चाहते तो डी डैश का स्क्वायर भी कॉमन लेते और फिर 1 बना लेते, 1 हासिल हो जाता। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपको कांस्टेंट मिल जाए तो आप कांस्टेंट को ही कॉमन लें। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर -2 को जो है वो कॉमन लूँगा। इसमें और भी पॉइंट जो से हैं वो हमारे पास हैं, वो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको याद दहानी के तौर पर सिर्फ नोट कर लीजिएगा कि ये सिचुएशन जो सी है ये डिफरेंट हमारे पास आती है यहाँ पर। फ़िलहाल हम जो है यहाँ पर आते हैं जी, इसके अंदर आते हैं जी। अब -2 जो है वो कॉमन लें तो आपके पास क्या होगा जी, याद रखिएगा -2 कॉमन आया तो ये आ जाएगा +1 हो जाएगा। ये -3 -2 को ही कॉमन ले लें तो आप या 2 को कॉमन ले लें, -2 को ना लें, +2 को कॉमन लेते हैं। देखते हैं जी हमने इसको किस तरीके से किया है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये देखें जी हमने उसी चीज़ को पहले सामने दोबारा इसलिए लिख लिया ताकि आपको आसानी समझ आ सके। अब मैंने -2 कॉमन लिया, चाहता तो सिर्फ 2 भी कॉमन ले सकता था, क्योंकि हमने बाइनोमियल सीरीज़ में 1 प्लस की भी बाइनोमियल आती है, हमें 1 + x की भी और 1 - x की भी आती है हमारे पास पॉलिनोमियल सीरीज़ को खोलना।
यानी 1 + x रेज़ टू पावर -1 उसका फार्मूला भी आता है हमें, और 1 - x रेज़ टू पावर -1 उसका फार्मूला भी हमें आता है बाइनोमियल सीरीज़ का। फ़िलहाल ये हमारे पास, वो अभी रिवाइज़ करते हैं जी आपके लिए, उम्मीद है कि आपको याद होगी। -2 बाहर लिया, तो -2 बाहर लें, ये क्या आ जाएगा, d का स्क्वायर ओवर 2, ये प्लस d का था, ये माइनस d का स्क्वायर ओवर 2 आ गया। इसका प्लस आ जाएगा, प्लस d डैश ओवर 2, इसका माइनस d ओवर बाई 2 आ जाएगा, इसका -3d डैश बाई 2d डैश आ जाएगा। जो ये यहाँ पे -2 कॉमन लेना था, +1 आना था, वो +1 मैंने यहाँ लिख दिया, यानी इधर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे हमने, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि ये हमने सही कॉमन लिया है कांस्टेंट, तो आप -2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें इस ब्रैकेट को, तो आपके पास ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमने लिखा है। अब हम क्या करेंगे जी, अब ये हमने करना है कि इसके नोमिनेटर को ऊपर मूव करना है। 1/-1/2 तो नीचे रह गया, सिर्फ इसको ये ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1 - d स्क्वायर ओवर 2 प्लस d डैश का स्क्वायर ओवर 2 माइनस d ओवर 2 और उसके बाद -3/d डैश को जब ऊपर मूव किया तो रेज़ टू पावर -1 आ गया। बाइनोमियल सीरीज़ अब हम अप्लाई करने के काबिल हो गए। अब यहाँ पे हम जो है इसके अंदर फिर दोबारा हमारे पास देखें कितने पॉइंट्स आएंगे इस सवाल के अंदर। अब हमने ये देखना है कि ये आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर x² y है, इसके कितने डेरिवेटिव्स हमारे पास है पॉसिबल हैं, यानी कि कहाँ पे ये, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि मैं ये चेक करूँगा इसको ओपन करने से पहले, ताकि मेरा सवाल आसान हो जाए, वरना मैं ये स्टेप यानी कि x² + y कहाँ कितने डेरिवेटिव्स इसके मौजूद हैं और कितने डेरिवेटिव्स के बाद इसका जवाब 0 होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली ये डेरिवेटिव है, d² है सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x² y विद रिस्पेक्ट टू x। d डैश भी एक डेरिवेटिव का नाम है, यानी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x² y विद रिस्पेक्ट टू y। और इसी तरह d है, फर्स्ट d का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x² y विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। ये देखें, मैंने चेक करना था कि किस किस को मैं इग्नोर करूँ ओपन करने में, तो देखें वो अभी पता लग जाएगा। dx² y इग्नोर का मफहूम भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका फर्स्ट ऑर्डर 2xy, फिर इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लें, इसका यानी इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लें 2xy का, तो हमारे पास 2y आ जाएगा। उसके बाद एक और दफ़ा डेरिवेटिव लें d3, इसका मतलब है d3 2y, y भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम। y तो यहाँ भी कांस्टेंट था, तो x² का डेरिवेटिव 2x आया था, y एज इट आ गया था, ये भी आपके पास कांस्टेंट है। अब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे जब हम इसका x² y का डेरिवेटिव, तो वो 0 आएगा, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट। फिर फोर्थ लेंगे वो भी 0 आएगा। फिफ्थ लेंगे ऑफ दिस फंक्शन x² y का, वो भी आपके पास 0 आएगा। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी d3 और एंड इट्स हायर पावर, यानी d3 d4 d5 d6 वो तमाम डेरिवेटिव जो हैं वो 0 आ जाएंगे। यानी मैं जब इसको ओपन करूँगा तो इसको यानी -1 को जब बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करूँगा, जो मैं अभी आपके सामने करूँगा, उसके अंदर अगर d की पावर जो है 3 आ जाए, d की पावर 4 आ जाए या d की पावर 6 आ जाए, उसको आप 0 लिख देंगे, यानी वो 0 मानेंगे उसको हम, जिसको बेशक ना लिखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने ज़रा गौर, अभी मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि मैंने किस किस को 0 किया। अब उसके बाद आगे आते हैं जी हम यहाँ पर d डैश x² y का जो फंक्शन ये लिखा होता है ना x² y, इसी का हम यहाँ पे जो जितने भी हों पॉलिनोमियल बहुत बड़ी हो, यानी x² y की रेज़ टू पावर 4 प्लस 3xy प्लस 6xy और भी लिखी हो, तो हमने तो इसके डेरिवेटिव लेने होते हैं, और ये डेरिवेटिव्स हैं d का d² और उसके बाद d डैश, ये सारे डेरिवेटिव हैं। अच्छा जी, अब d डैश हमने लिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये देखें ये मैंने लिया है, और इसका y x को कांस्टेंट मानते हुए, तो x² इसका आंसर है। और d दोबारा हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, यानी d डैश का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका जवाब जो है वो 0 आया। फिर d डैश का क्यूब लिया, वो भी, यानी अब इसका जवाब 0 है, d डैश का स्क्वायर। तो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x² y विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास वो भी ये d डैश का क्यूब है, तो आपके पास ये भी, इसका जवाब भी 0 आएगा। d डैश रेज़ टू पावर 4, यानी कि फोर्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x² y विद रिस्पेक्ट टू y इज़ आल्सो 0, यानी d डैश का स्क्वायर
डी डैश का क्यूब, डी डैश 4, डी डैश 5, डी डैश 6 ये लिखे हुए हमने, ये सारे जो से हैं वो आपके पास 0 आंसर आएंगे, यानी इक्वल टू 0 है। डी डैश 5, डी डैश की पावर 5 एक्स स्क्वायर वाई, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी 0, तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ना ये इसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास, आखिर कोई फ़ायदा तो हमारे पास होना चाहिए ना, तो वरना अब इसी तरह यहाँ पे देखें, इसमें ना हमारे पास डी स्केयर और डी डैश की भी ज़रूरत पेश आएगी, या डी डैश या डी स्केयर एक्स स्केयर वाई की भी ज़रूरत पेश आएगी। फ़ायदा मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अभी देख लेते हैं। डी स्केयर का मतलब है ये आपके पास डी स्केयर था, यानी ये डी स्केयर था, डी स्केयर का आंसर था 2y। अब इसका आपने जो है डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, डी डैश का मतलब विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर जो सा था वो 2 आ गया। इसका डेरिवेटिव ये जो डी स्केयर हमारे पास था, डी स्केयर 2y था, और फिर इसका डी डैश लिया, यानी इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि डी डैश को फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कहते हैं, जो 2 आ गया। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, इसका आंसर जो सा है वो हमारे पास ये हासिल हो गया। अब हम आते हैं जी इसके, ये दोबारा स्टेप आ गया, डी डैश एक्स स्क्वायर वाई जो से एक्स स्क्वायर है, ये हमने यहाँ पर स्टेप कर लिया था, ये वाला स्टेप हमने पहले ही कर लिया था। और फिर डी डैश का स्क्वायर जो है, यानी अब दोबारा हम लें, अब एक और चीज़ इसने कही कि डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे है डी का स्क्वायर और डी डैश, यहाँ पे है डी डैश का स्क्वायर, यानी डी डैश का स्क्वायर है, फिर डी है, यानी डी डैश के ऊपर पावर 2 है और डी की पावर 1 है। यहाँ पे डी की पावर 2 है और डी डैश की पावर 1 है। जब हमने डी डैश का स्क्वायर लिया तो का डेरिवेटिव लिया, जो कि हमारे पास क्या था, डी डैश का स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है जी हमारे पास, जो कि 0 आया था। इसका फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डी, यानी कि इसका फर्दर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर यानी 0 का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, तो वो भी 0 आएगा हमारे पास, क्योंकि डी का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी, तो ये 0 आएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने बाइनोमियल सीरीज़ को ओपन नहीं किया, लेकिन हम देखें फ़ायदा क्या हुआ। डी डैश का स्क्वायर आप देख सकते हैं, डी डैश का स्क्वायर जन सा था वो हमारे पास 0 था। डी डैश का स्क्वायर ये देखें जी, डी डैश का स्क्वायर 0 था। मैंने ये डी डैश का स्क्वायर की वैल्यू 0 पहले ही से ही पुट कर दी। एक तो ये टर्म ड्रॉप हो गई, कैंसिल हो गई। फिर ये हमारे पास 1 माइनस डी का स्क्वायर ओवर 2 प्लस आगे ये 0 है, ये 0 है, डी नहीं है, माइनस 1/2 डी माइनस 3/2 डी डैश और रेज टू पावर -1। अब मैं इस पावर को ओपन करूँगा, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कौन कौन से 0 होते हैं। तो मैंने अब यही बात यहाँ पे लिखनी है, मैंने लिखना है कि जब मैं इसकी एक्सपेंड करूँ इस पावर को, तो वहाँ मैं लिखूँगा निगलेक्ट द डी क्यूब एंड इट्स हायर पावर, दैट इज़ D4 D5 D6 D6, ये इसको निगलेक्ट कर दें, D3। अब डैशेस को इसके बारे में लिखूँगा, डी निगलेक्ट द डी डैश का स्क्वायर, चूँकि इसका जवाब 0 है, एंड इट्स हायर पावर, यानी क्या मतलब, डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का क्यूब और उसके बाद डी डैश का 4 डी डैश 5, इन सब को निगलेक्ट कर दें। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखूँगा, डी डैश का स्क्वायर को आल्सो निगलेक्ट द डी डैश का स्क्वायर डी इज़ इक्वल टू 0, ये हम लिखेंगे। और इसी तरह इसके अंदर लिखूँगा डी क्यूब निगलेक्ट द डी क्यूब डी डैश एंड इट्स हायर पावर, जो हमारे पास है। अब देखें इस सब को निगलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा यही बात मैं आगे लिखने जा रहा हूँ कि अगर हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास जो सा है ये चीज़ें इग्नोर होंगी, क्योंकि इनके जवाब 0 हमारे पास है। ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर एक टर्म 0 लिखी थी पहले, अब मैं यहाँ पे -1 करता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिएगा मैं किस तरह कर रहा हूँ। मैंने ये एक्चुअल फार्मूला लिखना है, 1 माइनस एक्स होल पावर -1, तो उसका फार्मूला ये हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स के, यानी जो सेकंड टर्म होती है माइनस के बाद, वो टर्म के हमने पावर ले रहे होते हैं, एक्स की पावर 1, यानी जो सेकंड टर्म जिस तरह यहाँ एक्स है, फिर उसी की टर्म का सेकंड टर्म जो भी हमारे पास हो उसका स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4, इस तरह हम लिखते हैं। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें मैंने क्या किया कि मैंने -1/2 कॉमन ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो ये रिज़ल्ट मेरे पास आया। अब मेरे पास सेकंड टर्म जो सी है ना, वो यहाँ से यही x की जगह है, यानी 1 तो एज इट आ गया। x की जगह आप ये पुट कर दें -1/2 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश, यहाँ पे पुट कर दें x की जगह, इधर x का यहाँ पर, फिर इधर सब जगह। तो देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। पहले x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया -1/2 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश, वो ये आ गया हमारे पास, और साइन जो सी है वो प्लस ही आती है, हर जगह प्लस आएगी। अगर ये दोनों माइनस हों तो ये प्लस हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं सारे इसके। उसके बाद फिर हमने इसका x की वैल्यू यहाँ पुट की 1/2 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश, तो वैल्यू जो है पुट की तो यहाँ 1/4 आ गया, 1/2 का स्क्वायर। जब x की वैल्यू यहाँ पुट की, ये 1/2 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश, और इसका स्क्वायर आ गया। फिर हमने x क्यूब के ऊपर पावर रखा 1/2 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश, वो हमारे पास 1/8 आ गया, 1/2 का 1/8, और इसका डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश का क्यूब आ गया। उसके बाद फिर मैंने x4 लिखा। आप बेशक एग्ज़ाम के अंदर जो है वो जितने स्टेप्स जो हैं स्क्वायर तक ही मेरे ख्याल में कर लीजिएगा, स्क्वायर तक ही सवाल हल हो जाएगा। चलें, अच्छा मैंने फिर भी आपकी समझाने के लिए ये आगे तक कर दिया। उसके बाद आगे हमारे पास है कि x की पावर 4 पे हमने रखा, तो 1/2 का यानी और डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश होल पावर 4, तो 1/2 की पावर 4 होगी तो 1/16 हो जाएगी। बाकी ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश आ गया, प्लस सो ऑन आगे मैंने कर दिया, और आखिर में ये लिख दिया x स्क्वायर y। तो ये एक्सपेंड हो गया -1 की बाइनोमियल सीरीज -1 के साथ। अब हमने ये देखना है कि हमने कौन कौन सी टर्म्स को निगलेक्ट किया था, जो आप वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हैं। हमने डी क्यूब को निगलेक्ट करना है, डी डैश के स्क्वायर को निगलेक्ट करना है, और इनकी हायर पावर को डी क्यूब, d4, d5, d6 एंड सो ऑन, डी डैश का स्क्वायर एंड d3 डैश का क्यूब और डी डैश का 4 एंड सो ऑन, इसको इग्नोर करना है। और भी टर्म्स जो अगर हमारे पास मौजूद होंगी उनको भी हम इग्नोर करेंगे। अब देखते हैं जी, सबसे पहले तो इसमें देखें क्या डी क्यूब है, तो डी क्यूब तो इसमें तो नहीं था, तो ये वैसे ही आ गया 1/2 डी स्क्वायर और प्लस डी आ गया, क्योंकि हम डी क्यूब से ऑनवर्ड, डी क्यूब को शामिल करते हुए डी क्यूब से ऑनवर्ड को जो है वो डी क्यूब को भी निगलेक्ट कर रहे हैं, d4 को भी, एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई भी नहीं है, d की पावर 2 है, तो लिहाजा इसमें से कोई टर्म जो सी है वो निगलेक्ट नहीं होगी। अब हम आते हैं डी डैश का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्कशन पहले कर रहा हूँ, बाद में मैं बाकी करूँगा। डी डैश का स्क्वायर भी नहीं है इसके अंदर, लिहाजा ये मुकम्मल जो है ये डी डैश का स्क्वायर या डी डैश की पावर 4, डी डैश की पावर 3, डी डैश की पावर 4, डी डैश की पावर 5, कोई भी नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपके पास ये मुकम्मल टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, कोई इग्नोर नहीं होगा। और ये 1 वैसे ही आ गया, -1/2 ऐसे आ गया। अब इसकी डिस्कशन है, असल चीज़ इसकी डिस्कशन है, बड़े गौर से सुनिएगा कि हमारे पास क्या कहते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि ये है जी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, और a की जगह जो है वो हम d स्क्वायर ले रहे हैं, a की जगह जो है वो हम d स्क्वायर ले रहे हैं, और b की जगह जो है वो d ले रहे हैं, और d डैश का c की जगह 3d डैश ले रहे हैं, और फिर इसके अंदर वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू तो d4 हो जाता है, तो लिहाजा वो निगलेक्ट है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आपने जैसा है d3 से ऑनवर्ड d3 d4 निगलेक्ट करने, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये नहीं आएगी। फिर उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि d आपके पास सिंगल d का स्क्वायर ये आएगा, यहाँ पे ये d स्क्वायर लिख दिया। ये देखिए मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ और मैं इसके आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, d स्क्वायर ये आ गया। फिर मैंने यहाँ पे c की वैल्यू 3d डैश यहाँ पुट की, तो ये आ गया 9d डैश का स्क्वायर। अब d डैश का स्क्वायर भी हमने कहा था कि उसको निगलेक्ट करना है, क्योंकि इसका जवाब 0 आया था हमारे पास, वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। तो d डैश का स्क्वायर ये भी निगलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद आगे ना भी लिखता 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। उसके बाद फिर हमारे पास ab 2ab या ab यानी a और b को आपस में मल्टीप्लाई किए, d स्क्वायर और d यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, तो d क्यूब आ जाएगा। अब d क्यूब जो है यहाँ ये लिखता है कि d क्यूब को निगलेक्ट करना है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव जो हैं वो 0 आते हैं, तो लिहाजा ये भी 0 आ गया d क्यूब। लिहाजा मुझे
2ab लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें तो लिख लें यहाँ पर। ये इसका स्केयर जो है इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद आगे जी हमारे पास आता है इसके अंदर 2ac। अब उसके बाद a क्या है, वो d स्केयर है, और d डैश हमारे पास क्या है, ये है, तो और यानी 3d डैश, तो ये 6d स्केयर d डैश हमारे पास आ गया, 6d डैश d का स्केयर हमारे पास। तो इसका आंसर था हमारे पास, तो इसको जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर इसका आंसर भी 0 होगा तो वो भी हम कर लेंगे, आप जो है वीडियो बैक करके देख सकते हैं। उसके बाद 2bc यानी कि b और c की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 2bc यानी कि 6d डैश। तो d और d डैश की वैल्यू भी 0 नहीं हुई थी हमारे पास, वो भी वैल्यू यहाँ पर मौजूद थी, तो हमने इसको भी यहाँ पर लिख दिया। यानी कि इसका स्केयर जो है वो हमने ओपन किया यहाँ तक, ये ओपन करके इसका जवाब जो है वो ये आ गया। अब हम आते हैं जी इसका क्यूब। इसके अंदर देखें, ये मैंने ज़बानी किया, वो आपके सामने है। देखें, मैं ज़रा गौर कीजिएगा मैंने कैसे किया। चाहता तो इसको भी मैं इस तरह का फार्मूला अप्लाई करके कर सकता था, आपको भी ये फार्मूला आता है, मुझे भी आता है। ये इस तरह यहाँ पे क्यूब करके मैं इसके अंदर यानी a + b + c का क्यूब करके फार्मूला इस तरह का ओपन कर सकता हूँ। लेकिन ये इससे भी ज़्यादा आसान ये है पावर्स के अंदर। देखें क्या है इसमें, जो ये d डैश ये 3 है, इसमें मैंने ये देखना है कि मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं अपने फार्मूले के तहत, जो भी फार्मूला हमारे पास है होगा, तो इसका जवाब है कि मैक्सिमम पावर d6 आएगी, ये d6 आएगी। आप बेशक ओपन करके देख लीजिएगा। और मिनिमम पावर कितनी आएगी d के अंदर, वो d³ आएगी, यानी d6 मैक्सिमम और मिनिमम d³ है। तो इसका मतलब d3 इसमें आएगा, d4 आएगा, d5 आएगा, d6 आएगा। तो d3 और d4, d5, d6 ये लिखा हुआ है कि उनको आप निगलेक्ट करें, तो लिहाजा ये d की कोई टर्म्स नहीं आएगी, यहाँ पर कोई भी टर्म्स यहाँ पर नहीं आएगी। लिहाजा d का सारा जो है वो हमारे पास, क्योंकि वो इसमें d3 से लेकर d6 तक आ रहे हैं और वो सब इग्नोर हो जाएंगे। अब हम आते हैं d डैश की, मैक्सिमम पावर कितनी आती है। मैक्सिमम पावर d डैश की आपके पास कितनी आएगी, 3 आएगी मैक्सिमम d डैश की। और ये भी लिखा हुआ है d डैश का स्केयर और उससे ऑनवर्ड जितने भी हैं उनको निगलेक्ट कर दें, उनके डेरिवेटिव 0 हैं। तो d डैश का यहाँ पे क्यूब आएगा, जो कि आपके पास वो भी निगलेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं कि इनकी प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ सकती है कि जो इसके अंदर हमारे पास लिखी जा सकती है। देखिए जी, मैंने इसके अंदर इसको अलबत्ता फार्मूले को ओपन भी किया है आपके सामने। इसको मैंने जो है ये फार्मूला अप्लाई किया जी इसके अंदर। इसको मैंने a माना था और इसे मैंने b माना था। तो फार्मूला था a का क्यूब, याद कर लें जी, लिख लेने, प्लस b का क्यूब प्लस 3a²b। ये देखें, ये 3a²b हमारे पास आ गया। पहले तो वो ये सिर्फ ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है कि 3a²b आपके पास है, इसको इग्नोर करना है या नहीं करना। देखते हैं जी, यहाँ पर अगर गौर करें तो d4 है और d² है, d4 है और d² हमारे पास है, और तो नहीं हमारे पास है। तो d² और d डैश इसकी वैल्यू हमारे पास है, यानी इसको मल्टीप्लाई करें। मैं दोबारा मैंने इसका ना क्या किया है, मैंने इसका स्केयर ओपन किया, तो स्केयर के अंदर क्या आएगा जी आपके पास, d4 प्लस d² प्लस 2d³। और जब d³ आएगा वो d³ d डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोबारा d³ और d डैश की वैल्यू 0 है, लिहाजा वो हमारे पास 0 हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा कि आपके पास जो बच रहा है वो सिंपल जौन सा है वो क्या बच रहा है, d² d डैश, d² d डैश बचेगा और नहीं बचेगा इसके अंदर इस टर्म में से, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। बेशक आप इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। उसके बाद अब मैं इधर आता हूँ जी, यहाँ पर वैसे मैंने बता भी दिया है कि मैंने तो ज़बानी कर लिया था, आप भी ज़बानी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये d डैश का क्यूब है। अब d डैश का क्यूब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है d डैश का जो स्केयर और उससे ऑनवर्ड के सारे डेरिवेटिव 0 हैं, यानी d'3, d'4 उनके डेरिवेटिव 0 हैं, लिहाजा उसको निगलेक्ट किया जाए। तो ये d डैश का क्यूब है, इसका ये जब भी इसमें से किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, इसका जवाब d डैश का क्यूब है का 0 है, तो लिहाजा ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ
इसमें से आपके पास जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा इसके अंदर से 3d²। इनकी सबसे पहले ये, हाँ, ये हमारे पास ये वाला d, इसका जब स्केल लेंगे 3d² और d' यानी 3d² मल्टीप्लाई 3 9d² हमारे पास हो जाएगा 9d² d'। चलें जी, अब हम आते हैं जी आगे हमारे पास। उससे आगे मैंने सबको इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया? आपके सामने है कि आपके पास इसके अंदर मैक्सिमम पावर d8 है और मिनिमम पावर जो है d4 है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो d4, d5, d6, d7, d8 ये इनके डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। d' की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, क्योंकि जब इसकी पावर 4 हमारे पास होगी तो लिहाजा ये भी 0 हो जाएगा और इनकी प्रोडक्ट भी आपके पास 0 हो जाएगी। बेशक आप यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि इसमें से जो ये वाला d था, d² प्लस d प्लस 3d' का क्यूब, इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बची थी, जो कि मेरे पास ये d² d' बची थी जब मैंने इसको ओपन किया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आगे अब हमारे पास आते हैं जी, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इनके जवाबात लिखेंगे जी हम। देखें, ये है हमारे पास क्या कहते हैं -1/2। मैंने इससे पहले आंसर लिखने से पहले इनको थोड़ा सा कॉमन ले लिया। d² 1/2 इधर है, ये d² हमारे पास है 1/4 और कहीं d² आपको नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें जो इग्नोर हमारे पास हो गई हैं उनको नहीं लिखना। तो 1/4, तो 1/2 प्लस 1/4 d² आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास d में क्या आएगा, 1/2 d ये आ गया हमारे पास, 1/2 d ये अकेला ही आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये x² y साथ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है d' सिंपल यही है, प्लस 3/2 d'। आप यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करके देख लेना, आपके पास यही हमारे पास 1/2 d आपके पास है d' ये वाला। उसके बाद आगे आते हैं जी हमारे पास dd' हमारे पास है जो है वो आपके पास ये है 6dd' आपके पास यहाँ पर मौजूद है। आप इसका जो है जब ये फार्मूला ओपन किया था हमने, इसको आप देख लीजिएगा कि ये हमारे पास है किसका, ये हमारे पास कहाँ से आया था जी, ये आया था इस फार्मूले के तहत। ये जो हमने इसका स्केल ओपन किया था तो ये आया था 6dd', ये सिंगल 6dd' आया था। और जब इसको इससे 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6/4 आता है। तो एक तो 1/2 हाँ हमारे पास आया जी dd' 6/4 और दूसरा हमारे पास आया जी इसके अंदर यहाँ पर एक ही आया 6/4 dd' ये लिखा हुआ। उसके बाद जी फिर हमने d² d', यही सिर्फ एक टर्म थी d² d'। आपके पास ये 3 × 2 यानी 6 आ गया, 6/4 ये स्केयर है जी ओपन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने स्केयर ओपन किया था ये हमारे पास है जी। उसके बाद ये हमारे पास लिखा है, बाकी चीज़ें जो थी वो इसकी इग्नोर हो गई थी, यानी उनके डेरिवेटिव जो से थे वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद जी हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसके अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको हल कर लेते हैं जी। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है दोबारा ये लिख दिए इसके अंदर कि ये इसके स्केल्स को कैसे ओपन किया तो ये जवाब हमारे पास आ गए, उसको हल किया तो ये रिज़ल्ट आ गए। ये हमने दोबारा लिख दिया, वही चीज़ मैंने इससे पहले एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ पे रिटर्न भी कर दी इसको। और उसके बाद क्या कहते हैं ये किस तरीके से आया d² d' वो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये a + b का क्यूब जो मैंने आपको बताया था, a मैंने इसको लिया है, b इसको लिया है, आप इसका क्यूब को इस तरीके से ओपन किया है जो कि मैंने कहा था d² + d, a मैंने लिखा है और b को 3d', यानी कि ये पिछले ही पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर दोबारा लिख दिए आपके लिए, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप दोबारा इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जी हमने इसके अंदर क्या काम किया, ये जब हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं यानी कि -1/2 आपके पास आया जी, और x² y इसको इससे मल्टीप्लाई किया x² y, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी किया और d² से x² y को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद d से x² y को, फिर d² d' 3/2 d' को x² y से, फिर 6/4 dd' को x² y से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई किया। सिर्फ ये 0 के साथ वो 0 हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगी और वो क्या होगी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ यहाँ पर।
तो आपके पास जी ये हमारे पास आया जी इसके अंदर, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये सूरत हाल आ गई जी, यहाँ से देख लीजिएगा दोबारा। उसके बाद ये हमने यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई वैसे ही लिख दिया, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमने पहले मालूम कर लिया था। आप भी वीडियो बेशक देख के पीछे बैक करके देख लेना, वो 2y हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे डी, या दोबारा भी ले लें तो यानी कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ज़बानी भी ले लें तो आपके पास यही जवाब आएगा। अच्छा जी, फर्स्ट 1/2 हमारे पास आया और एक्स स्क्वायर ये हमारे पास 2xy, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये डी की वैल्यू यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमने पहले मालूम कर ली थी 2xy, इसकी वैल्यू डी डैश एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी, वो 3/2 एक्स स्क्वायर थी। और डी डी डैश एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं वो भी हमने फाइंड आउट की थी 2x थी। और डी स्क्वायर डी डैश की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास क्या कहते हैं वो 2 थी। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट की। अब इसके अंदर से जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। बाकी ये I2 का यानी कि हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। देखते हैं जी हम इसको, अगर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है तो हम ज़रूर करेंगे, वरना यही जवाब है। देखिए जो कैंसिलेशन होनी थी ब्रैकेट के अंदर वो हमने की, वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर हमने I1 I2, ये I2 की वैल्यू थी, इसी तरह हमने I1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसी तरह हमने I3 की वैल्यू जो है फाइंड आउट की थी। यहाँ पर आपके पास जो था वो हमारे पास माइनस है, माइनस I2, इनकी 3 4 5, इसका नंबर 5 है, इसकी वैल्यू हमने इधर रखी जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कर रहे थे। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, ये I2 की यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जो है यानी कि इसकी वैल्यू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर रखी। तो कम्प्लीमेंट्री ताकि हम सॉल्यूशन पार्शियल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट कर सकें। ZC प्लस ZP आपके पास है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं ZC की वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये ZP की यहाँ से लेके यहाँ तक के फंक्शन की वैल्यू आई, ये हमने यहाँ पर लिखी। ये इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हमारे पास मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपना कमेंट्स जो है वो ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।